कंफ्यूजन का आलम ये है दलजीत सर कि अभी 2 दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले, हाँ, मैं ट्यूसडे मॉर्निंग को जो मैं अपनी कमेंट्री कर रहा था तो उसमें मुझे ये एक लाइन बोलनी पड़ी कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में एक कट आएगा और एक दिन बाद ये हालत हो रही है, 50 बेसिस की बात हो रही है। और छोड़िए, आपको मैं अभी एक ताज़ा पढ़ के सुनाता हूँ 2 घंटे पहले की बात। बैंक ऑफ अमेरिका के माइकल हर्नेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि S&P विल फॉल बाय 7% बाय अर्ली मार्च, और अगर H1 में लैंडिंग नहीं हुई तो H2 में बहुत भयानक लैंडिंग होगी, हार्ड। अब ये इस लेवल का अटर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फेड वाले भी, तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी। अनुराग नीरज जी, हाँ, एग्जैक्टली यही बात हम बोल रहे हैं ना कि जब इतना कंफ्यूजन है कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आपका व्यू, पूरा मैक्रो व्यू बदल रहा है, तो फिर मार्केट की दिशा कैसे मिलेगी आपको? मार्केट की दिशा तो तब मिलेगी ना जब आज सपोज मैं एक फंड मैनेजर हूँ, आज मुझे एक डिसाइड करना है कि भाई ये 1 करोड़ रुपए मुझे कहीं डालने हैं। मैं क्या सोच करके डालूं कि ये अभी 3 साल के लिए सोच के डालता हूँ ना, ये सोच के डालता हूँ भाई ये चीज मुझे लेनी है, अगले 2-3 साल ऐसे चलेगी। अब उसमें हर तीसरे दिन तो चेंज हो रहा है, तो व्यू किधर से लूं मैं? तो जब व्यू ही नहीं होगा तो फिर मार्केट का डायरेक्शन नहीं बनेगा। संजय जी, एक करेक्शन ड्यू है क्या आपने यहाँ बड़ा? सॉरी, संजय जी, संजय सर। देखिए, हाँ, भारत में करेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिटेल फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखिए तो एसआईपी की नंबर अभी करीब करीब 14,000 करोड़ पर मंथ के आसपास पहुंच रही है। और जिस तरह का अगर आप देखें पिछले 1 महीने के इवेंट्स की सीरीज, अदानी का इशू हुआ, फेड के हाइक हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाइक किया, और हाइक करने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनकी ये हाइक वाली दौर जो है खत्म हो गई है, आगे और भी हो सकता है। तो इतने सारे नेगेटिव्स के सामने में इंडियन बाजार को तो करेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो करेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लोज जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है। और अगर आप ग्लोबली भी देखें तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन, रिसेशन और इन्फ्लेशन के बोझ के तले दबा हुआ है। लेकिन हर जगह ये ऑप्टिमिज्म है कि बाजार में करेक्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी स्थिति तुरंत सुधर जाएगी। आपने भी जैसे कुछ देर पहले कहा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साल के अंत में रेट हाई का साइकिल बंद हो जाएगा और रेट कट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद पे जो दुनिया कायम है, ये बाजार को करेक्ट नहीं होने दे रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में एक मेजर कोई बड़ा झटका लगे, हाँ, या फिर यूएस में बहुत जोर से करेक्शन होना शुरू हो जाए, इन दोनों संभावनाओं में ही इंडियन मार्केट्स में करेक्शन होने की संभावना है। अदरवाइज जिस तरह के फ्लोज हैं और इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि कोई डीप करेक्शन इंडियन मार्केट्स में होगा। ओके, अनुराग जी, आप लोग यूएस मार्केट में जो है, ये जो भी ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट हैं मिस्टर हर्नेट, बैंक ऑफ अमेरिका की, तो मार्च की बातें कर रहे हैं, यूएस में भी करेक्शन नहीं हुआ। इवन अगर आप पिछले 1.5-2-3 महीनों में देखें तो आपके तीनों इंडाइसेस बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करे हैं। क्यों? आप तो मानते हैं इन्फ्लेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम वहाँ पे, फिर कौन सी चीज़ वहाँ पे रोक के रखे हुए है? तो नीरज, एक बात करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं जनवरी इफेक्ट। हाँ, और एक दूसरा सब्जेक्ट होता है सैंटा क्लॉज रैली। अब इन दो को अगर आप मिला दें तो हमें मिलता है ये जो बाउंस बैक जो अभी मिला। अब देखिए जैन में क्या क्या बढ़ा, और इसमें कुछ हद तक आपका वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा पॉइंट कि इंडियन आईटी कंपनीज क्यों बढ़ी, क्योंकि एक तो वो नैस्डैक को फॉलो करती है। नैस्डैक क्यों बढ़ा? देखिए, जो ईयर एंड में 2022 में जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं और कहूं कि यहाँ पर प्रॉफिट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या बेचना है कि मेरा थोड़ा लॉस होकर के वो बैलेंस हो जाए, जैन में फिर से खरीद लूंगा। तो मैंने फिर वो मेटा बेचा, मैंने वो आपके ऑल तमाम जो चीजें मेरी, टेस्ला, नेटफ्लिक्स जो नहीं चल रहे थे, एनवीडिया, ये सब, सॉरी मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फंड मैनेजर्स ने ये सब बेचा, राइट? मैं जान लेकिन गया आपका द मोमेंट portfolio। ये हुआ, तो द मोमेंट ये हुआ नीरज जी, तो वो फिर जैन में वापस से बाइंग करते हैं उनको। और आपने देखा फिर तमाम के वही एक फीलिंग ये आई कि ये स्टॉक्स तो बड़े, खैर नेचुरली ऑल ऑफ देम वेंट अप, बट इसके अलावा जो बहुत तरह के मीम और फर्जी स्टॉक्स थे वो भी वापस आ गए फ्लेवर पे, राइट? तो उनमें भी एक बाइंग हुई जो अब ठंडे पड़ रहे हैं। तो एक ये इफेक्ट होता है, हमें इसको उस हिसाब से देखना चाहिए। इट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बट इट वाज अ सीजनल ईयर चेंज ट्रेंड। दूसरा ये भी हुआ कि अर्निंग्स ड्रॉप हुई, लेकिन देवर सम गुड न्यूज, जैसा एक अभी संजय जी ने कहा
कि हर कंपनी ने ये फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया कि एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करो और उसके बाद एनालिस्ट आपका एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे, फिर आके बोलो देखिए हम 5% वर्कफोर्स गिरा रहे हैं। अरे आपने फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन 600-700 के से 1.6 मिलियन एम्प्लॉइज पर पहुंच गए 2 साल में। बाकी सब ने 40 से 50% वर्कफोर्स बढ़ाई है, उस पर 5% कम भी कर देते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट का गेम था। तो ये है नीरज जी। तीसरा एक लाइटर नोट में कहना चाहता हूँ, एक बार को तो मुझे घबराहट हो गई जब दलजीत जी ने कहा कि देखिए अगर ये ऐसे नीचे नहीं आता तो फिर तो फेड को चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि वो फेडरल रिजर्व को चेंज करने की बात कर रहे हैं, बट मे बी ही इज टॉकिंग ऑफ द पॉलिसी चेंज एट फेडरल रिजर्व। ओके गुरमीत सर, अब ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। मुझे इसमें एक चीज़, चूंकि हमारे दर्शकों को आसानी हो समझने में, अगर आप एक चीज़ कोई चीज़ बताइए जहाँ पे कंसिस्टेंसी है डेटा। जैसे अमेरिका का तो मतलब 100% डेटा है, वहाँ पे हर चीज़ क्या कहते हैं उसको, डेटा वाइज है, फिर भी उनके अनुमान गलत जा रहे हैं। तो कोई एक ट्रेंड पकड़ सकता है कोई व्यक्ति यहाँ से कि मार्केट अभी किस चीज़ को बहुत कंसिस्टेंटली देख रहा है, या वो कंसिस्टेंट है, हर दिन जो व्यू बदलता है उसको क्या, कोई एक चीज़ आप पकड़ पा रहे हैं? नीरज जी, 2 चीजें बहुत एक्चुअली ना, मार्केट, मुझे 2 व्यू में प्रॉब्लम है, 2 कंट्रास्टिंग व्यू है। एक व्यू ये है कि यूएस में रिसेशन आएगा, दूसरा व्यू है कि या सॉफ्ट लैंडिंग होगी, दूसरा व्यू है कि रेट बढ़ते रहेंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो आप ये बोलिए कि रिसेशन बिल्कुल नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंड इकोनॉमी अच्छा करती रहेगी चाहे फेडरल रिजर्व 5.5% की रेट को ले जाए, या आप बोलिए कि रिसेशन आएगा, तो आपका रिसेशन आएगा तो रेट कट जल्दी होगा, उसमें दिसंबर क्या हो और अक्टूबर क्या हो या जनवरी क्या। तो ये जो दोनों चीजें आप जो लोग कर रहे हैं उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो आपको एक पहले व्यू बनाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, कोई भी रेट हाइक इतना एग्रेसिवली अगर होगा तो उसका रिसेशन होगा, और इसलिए वो बाजार जो है मेरे हिसाब से कुछ चीज फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो इस वजह से और दूसरा भी अगर जिसका ये है कि इकोनॉमी मजबूत रहेगी और रेट हाइक होते रहेंगे, उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है एक पैराडॉक्स है। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप कंटिन्यूसली रेट हाइक बढ़ाते जाए। तो एक जो मुझे मार्केट में एक पैटर्न दिख रहा है, जो मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे जी हम डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम स्पेंड करते हैं कि फेड क्या बोल रहा है, पावेल क्या बोल रहे हैं, और हम कंपनी की बैलेंस शीट कम देखते हैं और फेड की बैलेंस शीट को ज्यादा देखते हैं। एक चीज मार्केट बहुत क्लियरली बोल रहा है, अगर आप ग्रोथ नहीं देंगे और आपका वैल्यूएशन ज्यादा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे आप डिवीज लैब्स हो, चाहे आप बजाज फाइनेंस हो, चाहे आप कोई भी मार्की नेम हो, चाहे आप एशियन पेंट्स हो। तो एक चीज बहुत क्लियर है जो मार्केट आपको बता रहा है कि आपको वहां जहां ग्रोथ रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, उसको देखिए, वहां रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। वो हमने देखा है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स में दिखा हो, आईटीसी में दिखा हो, बहुत सारे पॉकेट्स में दिखा हो। तो एक जो मुझे ट्रेंड अभी दिख रहा है मार्केट में, वो इंडिया में फाइनेंशियल्स का दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये समय ये देखने का है कि कहाँ पे अर्निंग या ग्रोथ अच्छी है, वो फाइनेंशियल्स में दिख रही है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत समय बाद आई है, और मैं बैंक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, जो 10 से 30 लाख के और 50 से 75 लाख वाले जो होम लोन के टिकट्स हैं, उसमें रेट हाइक के बावजूद मोमेंटम में कमी नहीं आई है। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसा प्रोडक्ट, उसमें भी डिसबर्समेंट्स अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के डिसबर्समेंट अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल का डिसबर्समेंट का मतलब यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है, उतनी सॉफ्ट नहीं है। तो जहां पे सर्टेनिटी है फ्लो की, वहां पे आपको करना। और मेरा ये मानना है कि मैं ये इस कैंप में हूँ कि यूएस में हार्ड रिसेशन के और क्रेडिट इवेंट के चांसेस काफी ज्यादा हैं, अगर इसी पेस से रेट हाइक होता है। ओके, तो ये